अरे, फिर आ गए तुम लोग। चलो, अब आ गए हैं तो पढ़ ही लेते हैं। अच्छा, पहले तुम सच्ची सच्ची बताना, जो मैंने तुम्हें दो वीडियो में पढ़ाया है, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, क्या तुमने ढंग से पढ़ा है उसको? अगर जो तुमने पढ़ा होगा तो ये महाराज वाला चैप्टर समझ में आएगा। अगर जो तुम नहीं पढ़े होगे ना, हम बता रहे हैं, बहुत मार मारेंगे तुम्हें, बहुत ही ज्यादा मार मारेंगे तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। माँ बाप के पैसे मत बर्बाद करो, पढ़ाई करो। तो चलो कोई नहीं, हम तो मान के चलते हैं कि तुम लोग पढ़ लिए होगे। ठीक है। तो ये कहाँ आ गया भैया? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, सही है, सही सही है। ओ नो मिस्टेक, सॉरी सॉरी। चलिए, तो चैप्टर फर्स्ट जो हमने पढ़ा था, वो चैप्टर फर्स्ट था हमारा ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। क्या नाम था बेटा? ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। उसमें हम लोगों ने बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे था, क्या चीजें थी, क्या उसमें ग्रेट बात का क्या कंसेप्ट था, सीटाडेल क्या था, लोअर टाउन क्या था, कैसे जितने भी हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने क्या प्रॉब्लम फेस किया जब वो लोग बेसिकली डिस्कवर कर रहे थे। ठीक है। जब उन लोगों ने ये चीज देखा था तो उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है हमारा, उस सेकंड चैप्टर का नाम है किंगशिप कास्ट एंड क्लास। क्लियर? अभी किंगशिप कास्ट एंड क्लास क्या है, बेसिकली इस चैप्टर को क्यों डाला गया है, क्या रीजन है इस पूरे चैप्टर को डालने का? तो इस चैप्टर को डालने से पहले, अच्छा एक चीज है, जब हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा तो 2500 बीसी के अराउंड का हिस्ट्री पढ़ा। अब जब हम किंगशिप कास्ट एंड क्लास के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जब हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, तो महाजनपद वॉज बेसिकली ईयर फ्रॉम 600 बीसी। तो 1900 बीसी से 600 बीसी तक क्या रहा? क्या ये 1300 साल, कुछ साल क्या गैप रहा? तो ऐसा हिस्टोरियन के द्वारा माना जाता है कि ये जो प्रॉपर ईयर था, ये प्रॉपर ईयर था ऋग्वेदा टाइम। इस टाइम को बोलते हैं वेदास टाइम। तो यहाँ पे ऋग्वेदास को डेवलप किया, उसके अंदर जो जो चीजें ऋग्वेदास के अंदर लिखी गई है, भगवान के प्रति प्रयास हो गया, अच्छा कुछ भी हो गया, उन सब चीजों को इस टाइम में डेवलप किया गया है। उसके बाद से कंप्लीटली जो रॉयल पावर होगा वो स्टार्ट हो गया कब? 600 बीसी से लेकर 600 सी तक। सी का मतलब एडी तक। ठीक है। तो ये कंप्लीट पूरा प्रॉपर फॉर्म ऑफ सोसाइटी डेवलप होना स्टार्ट हो गया। पहले लोग अलग अलग ट्राइबल्स पीपल की तरह वो लोग रहते थे, बट अब धीरे धीरे क्या होने लगे, वो लोग सिंपल एक जगह ग्रुप होकर इकट्ठे होकर रहने लगे, और इकट्ठे होने के बाद धीरे धीरे पहले छोटे छोटे जन बना, जन से जनपद बना, जनपद से क्या बन गया? महाजनपद बनना स्टार्ट हो गया था। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद के बारे में, और क्या 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 कौन कौन से इंपॉर्टेंट महाजनपद थे हमारे। ठीक है। और उस इंपॉर्टेंट महाजनपद में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल निकला, क्या है मौर्य एम्पायर, कैसे गुप्ता एम्पायर बना, कैसे अशोक बना, अशोक ने क्या क्या धर्म मंत्रास वगैरह क्या है, ये सारी आइडियोलॉजी, कैसे वो इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करके रखता था, ये सब चीजों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बड़े ही ध्यान से सुन लो, बड़े ही ध्यान से देखना तुम्हें, और 20 तुम लोग छोड़ के गए तो सोच लेना फिर क्या होगा। तो बेसिक दो टाइप की स्क्रिप्ट थी। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट, वन इज कॉल्ड एज अ खरोस ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अनदर वन इज कॉल्ड एज अ खरोस्ती स्क्रिप्ट। अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट था वो बेसिकली मेन लैंड इंडिया में पाया जाता था। कहां पे? इंडिया। इंडिया वाला जो रीजन है जहां पे कौन सा रीजन बेटा इंडिया का? गंगा प्लेन्स वाला, गंगा के जो आसपास वाला रीजन है वहां पे ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। अभी खरोस्ती की स्क्रिप्ट कहाँ पाया जाता था? तो ये वेस्टर्न इंडिया में। कहां पाया जाता था बेटा? वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में वो वाला एरिया जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया है, इस वाले एरियाज में पाए जाते थे। ठीक है। अभी खरोस्ती स्क्रिप्ट से दो लैंग्वेजेस निकली है। खरोस्ती स्क्रिप्ट है, इससे दो भाषा निकली है। कौन कौन सी दो लैंग्वेज निकले? एक है पाली और दूसरा है प्राकृत। कौन कौन सी दो लैंग्वेज बेटा? पाली और प्राकृत। पाली और प्राकृत दो लैंग्वेजेज है। इसका स्क्रिप्ट क्या है? खरोस्ती। ब्रह्मी एक स्क्रिप्ट है, ऐसा माना जाता है इससे संस्कृत वगैरह जो है बाकी भाषा जो है डेवलप करी गई है। तो जो पाली और प्राकृत है, ये दो भाषा क्यों है? क्योंकि इन दो ही लैंग्वेजेस में जितने भी जैन के और बुद्ध के, जितने भी जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं, ये कौन से लैंग्वेजेस में लिखे गए? या पाली में लिखे गए हैं या प्राकृत में लिखे गए। और इन दोनों का स्क्रिप्ट क्या है? खरोस्ती स्क्रिप्ट। और ये स्क्रिप्ट बेसिकली कहां पे पाया जाता था? तो अफगानिस्तान वाला जो रीजन है, पाकिस्तान वाला जो रीजन, मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में पाया जाता था। अब ये एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी होता है बेसिकली स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। जो ये जो अलग अलग टाइप के इंस्क्रिप्शन जो हमें मिले हैं, ठीक है, वेट हाँ, तो ये आप देखो कि ये प्रॉपर एक इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन कैसे है? ये स्टोन है,
स्टोन के अंदर भी बहुत सारी चीजें क्या लिखी अलग सिल्वर्स दिख रहे होंगे तुम्हें, अलग टाइप के वर्ड्स रखे हुए, तो इसको क्या बोलते, पहले के जमाने में पेन कॉपी वगैरह उतना होता नहीं था, लोग यूज नहीं करते थे, तो वो अपना इंफॉर्मेशन जो भी पास करना चाहते थे तो सब किसमें लिख देते थे, ये सभी स्टोन्स के अंदर लिख दिए जाते थे। तो ये जितने भी ऐसे स्टोन्स पाए गए हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं इनको, इंस्क्रिप्शन। और इस स्टोन के पढ़ने की कला को बोला जाता है एपिग्राफी। क्या बोला जाता है बेटा, एपिग्राफी। क्लियर। तो ये एपिग्राफी जितने भी मिले, एपिग्राफी के थ्रू ही हम कह सकते हैं कि बहुत सारे टाइप के क्या रहे होंगे, एम्पायर रहे होंगे। जब इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा गया तो इन इंस्क्रिप्शंस में पता चला कि एक वर्ड निकाला जिसको बोलते हैं पियदर। अब ये पियदसी का मतलब क्या था, प्लीजेंट टू बी बिहोल्ड। इसका मतलब ये पियदसी कहीं ना कहीं किसी किंग के लिए यूज हुआ होगा। क्लियर। तो जितने भी इंस्क्रिप्शन है उन इंस्क्रिप्शन में किंग को रेफर किस वर्ड से किया गया बेटा, पियदसी वर्ड से किया गया। मतलब क्या होता है, प्लीजेंट टू बी बिहोल्ड। अब क्यों किया गया, क्योंकि इस टाइम का सबसे प्रिय रहा होगा, राजा वो रहा होगा जो प्रजा के दिल पे राज कर रहा होगा। क्या पता प्रजा की जितनी भी जरूरतें हैं उन सभी जरूरतों को क्या कौन कौन पूरा कर रहा होगा, राजा कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए क्या रेफर किया गया, पियदसी रेफर किया गया है। इवन प्रिंसेप्स भी कई सारे जगह पे लिखा गया। ठीक है, प्रिंसेप, पियदसी, ये सारी भी चीजें लिखी गई है। तो अब अच्छा, कई इंस्क्रिप्शंस में क्या, जितने भी हमारे इंस्क्रिप्शंस में है उन सारे इंस्क्रिप्शंस में कई जगह पियदसी किसको रेफर किया गया है, अशोक को। किसको रेफर किया गया बेटा, अशोका को रेफर किया गया है। तो द अनदर मीनिंग ऑफ अशोका वाज व्हाट, पियदसी। पियदसी का मतलब क्या होता है, प्लीजेंट टू बी बिहोल्ड। क्लियर। नाउ जब हम पूरे सेटल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ेंगे और सेटल सिविलाइजेशन की तरफ पढ़ेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद जो 1500 साल का गैप था, उसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो टोटल महाजनपद हुए कितने, 16 महाजनपद। कितने महाजनपद हुए, टोटल 16 महाजनपद। अब ये महाजनपद हुए ही क्यों, वाई दिस महाजनपद। देखो, महाजनपद को आज के कंटेक्स्ट में समझोगे तो आज के कंटेक्स्ट में हम इसको स्टेट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेट। महाजनपद की जो सबसे छोटी इकाई थी, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रीक। इसके ऊपर कुल के ऊपर ग्राम, ग्रीक कुल ग्राम, ग्राम के ऊपर जन से बना जनपद, और जनपद के ऊपर क्या बना, महाजनपद। क्या बना बेटा, महाजनपदास। क्लियर। अब ये महाजनपद जो आज के स्टेट्स है इनको हम बोलते हैं। क्लियर। अब इससे छोटी का क्या होता था, जनपद। जनपद को हम आज के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट से कैलकुलेट करें, किससे कर सकते हैं बेटा, डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट को हम जनपद बोलते हैं, महाजनपद किसको बोलते हैं, स्टेट को बोलते हैं। तो टोटल उस टाइम के ऑल रहे तो बहुत ज्यादा स्टेट्स रहे होंगे, बट जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेट्स महाजनपद थे वो कितने थे, 16 महाजनपद थे। कितने जनपद थे बेटा, 16। और हमें कैसे पता चलता है कि टोटल 16 महाजनपद थे, तो जितने भी बुद्धिज्म और जैनिज्म के टेक्स्ट है ना बेटा, जितनी भी उनके स्क्रिप्चर्स है, टेक्स्ट है, उन सब में क्या लिखा हुआ है कि हाँ उन सब में ये सारे अलग क्या है, जितने भी महाजनपद है उन सब के बारे में मेंशन है। इवन हमारे महाभारत टेक्स्ट है इंडियन हिंदू कल्चर का, तो महाभारत टेक्स्ट में भी क्या बोला गया है, पंचाल की रानी पांचाली के बारे में बोला गया है, अवंती के बारे में बोला गया है, कुरुक्षेत्र के बारे में बोला गया है जिसपे कुरु डायनेस्टी आती थी। ठीक है, तो ये प्लान्स की बातें करी गई है कहां पे, जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स थे उसमें। तो चाहे बुद्धिज्म में रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हो, चाहे जैनिज्म के स्क्रिप्चर्स हो, चाहे महाभारत ही क्यों ना हो, तो इन सब में मेंशन है ये सारे के सारे किसका, महाजनपद के बारे में। तो इसी समय पता चलता है कि ये सारे कितने महाजनपद थे बेटा, टोटल 16। एग्जाम्पल्स कौन कौन से 16 महाजनपद में, वज्जी हो गया, मगध हो गया, कोसाला हो गया, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, गांधारा हो गया, अवंती। गांधारा बेटा अफगानिस्तान में, कहा है ये, अफगानिस्तान में। और गांधार नरेश सुना होगा तुम लोगों ने महाभारत में, गांधारा की बेटी जो थी वो कौन थी, अदिति थी, और उसमें उसकी शादी किससे हुई थी, पांडव की मां से शादी हुई थी। ठीक है, तो वहां थी। कुरु के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में तुम्हें पता होगा। मगध डायनेस्टी, ये मगध डायनेस्टी कहां पे लोकेटेड है बेटा, तो ये आज का टाइम जो बिहार है उसको पहले मगध बोला जाता, तो बिहार के अंदर मगध डायनेस्टी, ये वाला जो रीजन है ये पूरा मगध डायनेस्टी का है। ऐसे ही अलग यहाँ पे कुरु है, पंचाल है, अवंती है, ये सब अलग अलग क्या है, महाजनपद यहाँ पे लोकेटेड है। क्लियर। नाउ अब महाजन संघ में क्या था, अच्छा जो हम बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करते हैं तो बुद्धिज्म जो हमारे गौतम बुद्ध थे वो संघ के बिलोंग करते थे। संघ से बिलोंग करने का मतलब क्या है, वो एक ओलिगार्की फैमिली, ओलिगार्की फैमिली कौन सी फैमिली होती है बेटा, जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल
ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं और रूल करते हैं, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, ओलिगार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो हमारे गौतम बुद्ध थे वो भी किसी न किसी ओलिगार्की से बिलोंग करते थे। अब महाजनपद और इसमें गण और संघ ओलिगार्की में क्या डिफरेंस है? पावर पिक्चर देखे तो महाजनपद में सिंगल एक रूलर होता था। कौन होता था बेटा? एक रूलर। बट ओलिगार्की में संघ है तो अल्टीमेटली संघ का मतलब क्या होता है? ग्रुप। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा? ऑफन अ ग्रुप ऑफ मैन इज कंट्रोलिंग द कंप्लीट स्टेट। क्लियर? अब रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करते थे? तो किंग यहाँ पे क्या करता था? टैक्सेस वसूलता था। क्या करता था बेटा? टैक्सेस लेता था। किससे? अपने सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से मतलब क्या? वहां के जो पीपल्स थे वो लोग क्या प्रोवाइड करते थे? टैक्स प्रोवाइड करते थे। किसको? किंग को। बट यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सारे जितने भी इसके राजा हो गए सारे क्या करते हैं? सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे, चाहे जमीन हो चाहे उसमें, वो सब किसके अंडर आता था? राजा के अंडर आता था। इसका एग्जाम्पल देखोगे तो मगध और कोसाला। इसका एग्जाम्पल से देखोगे तो वज्जी संघ जहां पे महावीर और गौतम बुद्ध जो है वो लोकेटेड थे, वहां पे उनका होम वगैरह माना जाता है। अब जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपद में सिर्फ एक ही ऐसा जनपद हुआ जो पूरे ऑल ओवर द इंडिया, लेंथ ब्रेथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरे ऑल ओवर द इंडिया में उसने रूल किया। उस जनपद को क्या बोलते हैं? मगध। क्या बोलते हैं बेटा हम उस महाजनपद को? मगध। तो मगध वॉज वेरी इंपॉर्टेंट महाजनपद एट दैट टाइम। नाउ यू विल गेट अ क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाट लेड टू द राइज ऑफ महाजनपद, व्हाट लेड टू द राइज ऑफ मगध? क्या कारण थे जिसके कारण ये मगध जो था ये प्रॉपर राइज हुआ, इतना मोस्ट पावरफुल बना? तो सबसे पहले कल्चरल सर्कस। तुम्हें पता है कि मगध जो है वो आज के प्रेजेंट डे में बिहार में बहुत सारे रिवर्स फ्लो करते हैं। रिवर्स फ्लो होने के कारण वहां की मिट्टी जो है ज्यादा फर्टाइल है। ज्यादा फर्टाइल मिट्टी होने के कारण क्या होता है बेटा? वहां पे फर्टाइल होने के कारण जो एग्रीकल्चर है वो सरप्लस में, मतलब जो कंज्यूम कर सकते थे उससे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहां पे हो पाता था। ठीक है? इवन द सेकंड रीजन व्हाई मगध इज इंपॉर्टेंट टेरिटरी इज बिकॉज आयरन रिजर्व्स वहां मिलते थे। आयरन रिजर्व जो पहले तो बिहार झारखंड एक ही था, अब झारखंड बिहार से अलग हो गया 2000 ईयर में। ठीक है? तो उस टाइम पे जितना भी आयरन और माइन जो झारखंड में था वो मगध रीजन में आता है। अब आयरन माइन्स अवेलेबल होने का फायदा क्या है कि जितने भी तुम टूल्स बना सकते हो, वेपन्स बना सकते हो जो तुम्हारे एग्रीकल्चर करने के काम आए, प्लस तुम्हें लड़ाई करने के काम आए, ये सब कहां पे मिल जाता? तो तुम्हें वहीं पे इसी महाजनपद में मिल जाता। तीसरा क्या है? वहां पे एलिफेंट्स मिलते थे, वॉर एलिफेंट्स मिलते थे। एलिफेंट्स मिलने का फायदा क्या है कि अगर एलिफेंट्स होगा जिसको हम वॉर की कंडीशन में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और ये कहां पे मिलता था? वहां का जो लोकल फॉरेस्ट है वहां पे इजिली एलिफेंट्स वगैरह मिल जाते थे। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट इज द रिवराइन रूट्स। इसका मतलब क्या है? तुम्हें पता है बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के रिवर्स फ्लो करते थे, उसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर था क्या? गंगा। तो गंगा और पूरे बिहार को सेंटर में से ऐसे कट करती हुई जाती। ठीक है? तो गंगा का अवेलेबल होना क्या प्रोवाइड करता है? चीप ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। चीप ट्रेड एंड कम्युनिकेशन क्या प्रोवाइड होता है? किसका? गंगा रिवर के अवेलेबिलिटी के कारण। ठीक है? तो क्वेश्चन है लेट टू द राइज ऑफ मगध। तो देयर आर 4 आंसर for 4 point. First, agriculture surplus. Second one is the iron reserve. Third one is the war elephants, and the fourth one is the cheap transport and communication because of the availability of the what riverine routes. And now one more important thing. अब हर स्टेट का कैपिटल होता है, इंडिया का भी कुछ कैपिटल है, हरियाणा पंजाब अलग अलग स्टेट्स के कैपिटल है, तो वैसे ही मगध का भी एक कैपिटल था। तो जो अर्लियर कैपिटल था उसको बोलते थे राजगिरी। क्या बोलते थे हम इसको? राजगिरी। राजगिरी का मतलब होता है राज, वो जहां पे राजा का घर हो। राज मतलब राजा का, गिरी मतलब घर। तो जहां पे राजा का घर हो उसको क्या बोलते हैं हम? राजगिरी। ठीक है? राजगिरी क्यों बनाई कैपिटल? तो राजगिरी का जब आप लोकेशन देखोगे तो राजगिरी के चारों साइड में क्या है? माउंटेन्स है। क्या है बेटा? माउंटेन। चारों साइड में माउंटेन्स होने के कारण उसके अंदर रिवर वहां से फ्लो होता है। तो अल्टीमेटली जो चारों साइड तक, मान लो यहाँ पे राजगिरी के चारों साइड से माउंटेन्स अगर जो जा रहे हैं वो, तो माउंटेन से क्या होता है? ये एक टाइप का नेचुरल बैरियर था। क्या था बेटा? नेचुरल बैरियर। नेचुरल बैरियर होने का मतलब क्या है कि कोई भी अटैक करने आएगा तो सबसे पहले वो माउंटेन को मिलेगा। माउंटेन वॉज नॉट इजी टास्क टू क्लाइंब। उसको क्लाइंब करके फिर तुम राजगिरी में जा सकते हो। क्लियर? तो दैट्स व्हाई द राजगिरी हैज बीन मेड एज अ कैपिटल ऑफ द मगध। द सेकेंड बाद में क्या हुआ? राजगिरी कैपिटल को शिफ्ट करके कहां कर दिया गया? पाटलिपुत्र। कहां पे कर दिया गया बेटा? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र जो है वो प्रेजेंट डे किसको बोलते हैं? पटना को बोलते हैं। क्या बेटा? वो किसको बोलते हैं हम? पटना को हम क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्र। अब इसकी पाटलिपुत्र में, क्योंकि पटना जो है ना वो लोकेटेड है, पटना और पाटलिपुत्र इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर
गंगा। तो गंगा की होने के कारण इजी ट्रेड और कम्युनिकेशन इजीली जो हो पाता था। दैट वाई जो कैपिटल था वो शिफ्ट हो गया कहां पे, राजगीर से शिफ्ट होकर कहां पे चला गया, पाटलिपुत्र में। ठीक है। अब मगध जो था वो इतना सुपीरियर था, ठीक है। मगध इतना सुपीरियर रहेगा तो वहां पे कौन से रूलर जो थे रूल करते थे, कौन सी डायनेस्टी थी या कौन से लोग जो थे वो रूल करते थे। तो मगध के अंदर जो रूलर था उसको क्या बोलते हैं, मौर्यन एम्पायर। कौन से रूलर थे बेटा, कौन सी डायनेस्टी थी वहां पे, मौर्यन एम्पायर जो थी वो प्रोपर डायनेस्टी वहां पे रूल करती थी। तो ऐसा बहुत सारे जितने भी अशोकन स्क्रिप्चर्स मिले उसमें ये बताया जाता है कि पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर का लेंथ बेट कहां पे लोकेटेड था, पाकिस्तान से लेकर आंध्र प्रदेश का कौन सा एम्पायर लोकेटेड था, मौर्यन एम्पायर लोकेटेड था। क्लियर। अब ये जो था ना, इस पूरे वास्ट टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए 4 इंपोर्टेंट सेंटर बनाए गए थे। पूरे अभी तक मोटर लेंथ एंड ब्रेड्थ है, उसको अकेले एक जगह दिल्ली से या कहीं से तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो हमने क्या करा था, सब सेंटर्स बना रखे। ठीक है। तो पूरे एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए पूरे 4 इंपोर्टेंट सेंटर्स बनाए गए। सबसे पहला सेंटर था तक्षशिला। तक्षशिला कहां पे लोकेटेड है बेटा, पंजाब के उस साइड वाले पार्ट में। सेकंड वन इज द तोसाली, ये ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। साउथ में कौन सा था, सुरनगरी। एंड द फोर्थ वन इज द उज्जैन। उज्जैनी वाज लोकेटेड ऑन द वेस्ट। ठीक है। तो उज्जैनी का लोकेशन, अच्छा ये 4 इंपोर्टेंट कैपिटल और इंपोर्टेंट सेंटर्स बनाए गए थे। इसका एक प्रॉपर मोटिव था क्या, उज्जैनी इज लोकेटेड ऑन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट के बीच में पड़ता था। ठीक है। तो इजिली ट्रेड एंड कम्युनिकेशन हो पाता था। सबसे ईस्टर्न पार्ट में पड़ता था क्या, तोसाली। सदर पार्ट में देखोगे तो सुरनगरी। सुरनगरी का मतलब क्या है, सोने की नगरी। किसको बोलते हैं, इसको सोने की नगरी। इसलिए ये कहां पे लोकेटेड है, कर्नाटका के गोल्ड माइंस वगैरह थे वहां पे ये चीज लोकेटेड है। एंड नॉर्थ में कौन सा है, तक्षशिला। तक्षशिला भी लोकेटेड ना, अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वहां पे। तो ये भी ट्रेड रूट पे लोकेटेड था। और ये 4 इंपोर्टेंट शहर थे, कहां थे, किसके, मौर्यन एम्पायर के। क्लियर। और मौर्यन एम्पायर के कैपिटल क्या था बेटा जी, पाटलिपुत्र। क्लियर, अंडरस्टूड। ठीक है। तो ये लोकेशन था इंपॉर्टेंट। अब इतने वास्ट एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टाइप्स की चीजें क्या मिलती थी, कैसे पता चलता कि इस पूरे एम्पायर को कैसे कंट्रोल किया जाता था। तो देखो बेटा 2 सोर्स है जिसके द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। एक हमारे मैगजीन भाई साहब, इनको पता नहीं उस जमाने में क्या बनी थी, घूमते भटकते रहते थे। ये मैगजीन पता नहीं कहां से भटका, उस टाइम एरोप्लेन था ना, गुस्सा आया कि भूले भटके पहुंच गए लेके। और दूसरे हमारे यहाँ पे क्या, कौटिल्य। क्या बोलते हैं उसको, कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य। चाणक्य हो गया, कौटिल्य बोलो। मैगजीन ने किताब लिखी जिसको बोलते हैं इंडिका। क्या बोलते हैं इसको, इंडिका। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। विच बुक इज रिटेन बाय मैगजीन, हाँ जी, विच बुक इज रिटेन बाय मैगजीन, तो इट्स इंडिका। क्लियर। द बुक दैट इज रिटेन बाय चाणक्य और कौटिल्य इज अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं इसको, अर्थशास्त्र। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। दीज 2 आर द इंपॉर्टेंट सोर्स जिसके द्वारा हमें क्या, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है किसके बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो मैगजीन की इंडिका एंड कौटिल्य का कहां पे, अर्थशास्त्र। ये 2 इंपॉर्टेंट बुक है जिस इंपॉर्टेंट बुक के द्वारा हमें पता चलता है मौर्यन ने अपने पूरे एम्पायर को कैसे कंट्रोल किया था। इन दोनों के अलावा जितने बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, जैन टेक्स्ट, बुद्धिस्ट जैन टेक्स्ट, उसके अलावा इंस्क्रिप्शन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन, ये 5 सोर्स है जिसके द्वारा हम क्या पता लगा सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर को कैसे कंट्रोल किया। तो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स, सॉरी एमसीक्यू नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, हाउ यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो आप उसमें क्या लिखोगे, वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन इंडिका, अनदर वन इज कौटिल्य चाणक्य की बुक नोन एज अर्थशास्त्र। फिर बुद्धिस्ट और जैन के जितने भी टेक्स्ट है उससे हमें पता चलता है। अब इस पूरे एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए दे रिक्वायर मिलिट्री। क्या चाहिए था इनको, मिलिट्री। मिलिट्री चाहिए था, मिलिट्री को फीड करने के लिए भी उनको प्रॉपर खाना चाहिए था, टैक्स चाहिए था, प्लस उनको वेपन्स वगैरह चाहिए था। तो इस पूरे मिलिट्री को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द मैगजीन ने अपनी बुक जो इंडिका है उसके अंदर मेंशन कर रखा है कि देयर इज टोटल 6 कमेटी। कितनी कमेटी थी, 6 सब कमेटीज थी। अब ये 6 जो सब कमेटी है, इनका काम क्या था। सबसे पहली कमेटी थी जो नेवी को लुक आफ्टर करती थी। दूसरी सब कमेटी, उसका काम क्या था, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन को करना, बुलो कार्ट अरेंज करना, फूड अरेंज करना फॉर द सोल्जर्स एंड द एनिमल्स। तीसरी जो सब कमेटी थी उसका काम क्या था, फुट सोल्जर्स को ऑर्गेनाइज करना। किसका काम था, फुट सोल्जर्स को ऑर्गेनाइज। चौथी जो कमेटी थी उसका क्या काम था, कैवलरी, जिसको हम हॉर्स वाली सेना बोलते हैं, उसको करना। 5वीं जो कमेटी थी उसका क्या काम था, जितने भी ये ऐसे बग्गी वाले जो होते हैं, चैरियट जो होते हैं, उसको कंट्रोल करना। एंड 6th कमेटी वाज बेसिकली फॉर द एलिफेंट कॉर्प्स, क्योंकि 9000 एलिफेंट्स को कंट्रोल करना, उसके लिए प्रॉपर
टीम चाहिए। तो अलग अलग टीम बनाना था क्या, अलग पूरे आर्मी को, मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन में कहां से मिलती है बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चन। मैगेस टीम की बुक नॉन इंडिका, उस इंडिका में क्या लिखा होगा, देयर इज टोटल 6 कमिटी। क्लियर? अरे आ ही रहा होगा, मुझे तो पता है तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम्हें नहीं आएगा तो किसको आएगा। अब देखो, अब मॉडर्न एम्पायर हमने देखा, मॉडर्न एम्पायर जो साउथ था वो कर्नाटक आंध्र प्रदेश के रीजन में अराउंड पे था। उसके साथ में आप देखोगे ये वाला रीजन, सी द ब्यूटीफुल मैप दैट इज मेड बाय द एआई। आई हैट्स ऑफ टू द नोटबुक एल्बम, इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है ना, मेरी मेहनत को 5 मिनट में कम कर देता। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट। नाउ सी द मैप ऑफ इंडिया। आप देखोगे तो ये वाला जो रीजन है, ये कंप्लीट साउथ इंडिया। इस साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में कंप्लीट किसका रूल था, मौर्यन एम्पायर का। किसका, मौर्यन एम्पायर। नॉर्थ इंडिया में मौर्यन एम्पायर का। साउथ इंडिया में देयर वाज 3 चीफ, चोला, चेरास एंड पांड्या। ये क्या है, ये 3 चीफ थे जो साउथ इंडिया में अलग अलग जगह पे लोकेटेड थे। चेरास रूल इन द केरलास, पांड्या तमिलनाडु में, और चेरास उसके, सॉरी चोला उसके ऊपर। अब कहां पता चलता है कि 3 रूल करे थे, तो साउथ की तमिल भाषा में लिखी हुई एक टेक्स्ट है जिसको बोलते हैं संगम टेक्स्ट। क्या बोलते हैं इसको, संगम टेक्स्ट। इस संगम टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि कैसे वहां के लीडर्स जो थे वो रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। क्लियर? टैक्स कैसे लगाया जाता था, और इस पूरे कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वगैरह को कैसे सपोर्ट करके किया जाता था। तो फ्रॉम वेयर वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दीस 3 किंगडम, संगम टेक्स्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। क्लियर? Now, how this empire chiefs and how they are being controlled. Clear? So now this is what we are going to see. देखो, सदर्न चीफ, साउथ एम्पायर और नॉर्थ एम्पायर में क्या डिफरेंस था। तो साउथ में बेसिकली छोटे छोटे क्लैन होते थे, छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे, किंग फो लोग होते थे। ये लोग क्या करते थे, ये सपोर्ट किसको प्रोवाइड करते थे, किंग को। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, किंग को। यहाँ पे जो सारा था किसके अंदर था, किंग के अंदर। किसके अंदर था, किंग के अंदर। ठीक है? इनका इकोनॉमिक मॉडल जो था वो तो बेसिकली क्या था, जितने भी छोटे छोटे किंग्स वगैरह थे, जो जितने भी छोटे छोटे क्लैस थे, ये लोग गिफ्ट देते थे। क्या देते थे, इनको गिफ्ट देते थे। किसको, किंग फोल को। यहाँ पे इनके जो ऑफिसर्स होते थे उनको क्या बोलते थे हम, ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स क्या करते थे, टैक्सेस को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। और टैक्सेस कलेक्ट करके किसको दिया जाता था, किंग को दिया जाता था। अगर तो मिलिट्री देखा जाए तो यहाँ पे रेगुलर मिलिट्री थी ही नहीं, दे डू नॉट हैव अ प्रोफेशनल रेगुलर मिलिट्री। क्लियर? ये जो मिलिट्री थी वो किसके पास थी, वहां के ऑफिसर्स के पास थी। बट यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करते थे। क्लियर? और जितने भी ऑफिसर थे, ये ऑफिसर राजा के कहने का मतलब यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप थे जो राजा की हेल्प करते थे। बट यहाँ पे राजा ने, आपने 10th क्लास में वो चैप्टर पढ़ा है फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म में 2 टाइप के फेडरलिज्म पढ़ा है, कमिंग टुगेदर। तो जो साउथ बेटा ये थे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म की, छोटे छोटे स्टेट्स को, छोटे छोटे राजा को इकट्ठा करके, छोटे छोटे जो जमींदार टाइप लोग होंगे इकट्ठे होंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, क्या बनाएंगे वो लोग, किंग को बनाएंगे। बट यहाँ पे क्या था, होल्डिंग टुगेदर नॉर्थ इंडिया में, कि एक राजा होगा वो अपने पावर को क्या करेगा, डिवोल्व करेगा। क्लियर? तो दिस एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड दिस एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। आगे तो तुमने 10th क्लास में टॉप किया ही था, तो क्या ही बोला जाए। अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपना अपना नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, तो वहां पे एक टाइप का रूलर आया जिसको बोलते हैं कुषाण। कुषाण बेसिकली रूलर कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। कहां से आए थे बेटा, सेंट्रल एशिया। वो आए थे कहां पे सेटल हुए थे, नॉर्थ वेस्ट में सेटल हुए थे। कहां पे सेटल हुए थे, नॉर्थ वेस्ट में। हमें कैसे पता चलता है वो लोग नॉर्थ वेस्ट में सेटल हो गए थे, क्योंकि मथुरा में और अफगानिस्तान में उनके क्या मिलते हैं, मठ। क्या मिलते हैं उनके, मठ। और मठ में क्या बनी हुए, उनके स्टैचूज बने हुए। क्या बने बेटा, स्टैचूज। तो ये स्टैचूज इंडिकेट करते हैं, ऐसे टाइप के स्टैचूज बने हुए, इस टाइप के स्टैचूज बने हुए कि यहाँ तक कुषाण जो थे वो लोग आए थे। तो कुषाण कहां पे रहते थे, सेंट्रल एशिया में रहते थे। अच्छा, ये कुषाण, तो हम लोगों ने 11th की हिस्ट्री में पढ़ा था कि कैसे चंगेज खान जो था, चंगेज खान अपने आप को बड़ा सन ऑफ हेवन हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं भगवान का अवतार हूं, जो मैं कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान करवा रहे मेरे से। तो ऐसे कैसे अपने टाइटल्स को लेता था। तो ऐसे जो कुषाण रूलर थे अपने आप को क्या बोलते थे, देवपुत्र। क्या बोलते थे बेटा, देवपुत्र। देवपुत्र का मतलब क्या है, हम लोग क्या है, भगवान के बच्चे हैं। और उन्होंने अपने नाम पे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स वगैरह भी निकाले हैं। ये जो सिक्का दिख रहा है बेटा, दिस इज गोल्ड कॉइन। इस गोल्ड कॉइन पे अपने पिक्चर्स को छपवा लेना, दैट इज बेसिक स्ट्रेटेजी दैट इज यूज्ड बाय दिस पीपल, सम कंप्लीट नंबर। ठीक है? नाउ इफ यू सी दिस,
दिस इज अनदर टॉपिक इन योर बुक, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के बारे में तुम लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, क्लियर। ये लास्ट, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम लोग खत्म करें। लेट मी सी, दिस इज द लास्ट स्लाइड, तो जल्दी करेंगे, वैसे लंबा वीडियो हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट में भी करते हैं, ठीक है। तो गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ा, गुप्ता एम्पायर में देयर इज अ वन डॉटर ऑफ कुमार चंद्रगुप्त नोन एज प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त के बारे में क्या है, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त के बारे में तो मैं सोर्स में देखा, सोर्स जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी गुप्ता और एम्पायर कैसे समंता सिस्टम। समंता बेसिकली कौन होते हैं बेटा, ऑफिसर्स। क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। ये ऑफिसर्स क्या करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, किंग को सपोर्ट। तो गुप्ता के पूरे एम्पायर को बहुत बहुत छोटे छोटे समंतास में डिवाइड कर रखा था। अभी समंता करते थे, गुप्ता एम्पायर को क्या प्रोवाइड करते थे, होमेज मतलब गिफ्ट वगैरह देते थे, साथ में मिलिट्री सपोर्ट। इनकी खुद की मिलिट्री होती थी, ये सपोर्ट किसको करते थे, गुप्ता एम्पायर को सपोर्ट करते थे, क्लियर। अलॉन्ग इनको समंतास को लोकल लॉर्ड्स बोला जाता था। क्या बोला जाता था, लोकल लॉर्ड्स। इन समंतास को लोकल लॉर्ड्स बोला जाता था। और समंतास टाइम में क्या प्रेफर करते थे, होमेज गिफ्ट प्रोवाइड करते थे, और मिलिट्री सपोर्ट किसको प्रोवाइड करते थे, किंग को। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या था कि मान लो कि जो राजा बहुत कमजोर हो, वीक रूलर हो, तो ये समंतास अपने आप को क्या कर लेते थे, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते थे। क्या कर लेते थे, इंडिपेंडेंट, मतलब ये खुद को अपने आप को राजा डिक्लेयर कर लेते थे। तो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम था कि अगर जो वीक किंग हो तो अल्टीमेटली वो अपने को क्या कर लेंगे, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेंगे। और इसके बारे में क्या है, देयर इज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन टॉपिक, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इसको हम बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, बेटा स्पेलिंग में मत जाना, जल्दी भी लिख रहा हूं तो इसके कारण। प्रयाग प्रशस्ति जो अलग पिलर कीर्तन है, इसको लिखा किसने है, हरिसेना। किसने लिखा बेटा, हरिसेना। हरिसेना कौन था, ही इज अ कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त। कौन था बेटा, समुद्रगुप्त का समुद्रगुप्ता। ही इज अ कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त, क्लियर। तो समुद्रगुप्त का जो कोर्ट पोइट था, उसने क्या लिखा, हरिसेना ने इस समुद्रगुप्त के राजा के प्रेज में कहां पे लिखा हुआ है, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। और ये राजा अपने प्रेज के बारे में क्या, अपने कोर्ट पोइट बोलते, जाओ मेरे बारे में कुछ अच्छा सा लिखे आओ। तो ये सारी चीजें ये राजा के कहने पे ही लिखा जाता था। अब ये पूरा देखेंगे कैसे ही हमारा रॉयल अथॉरिटी जो था इवॉल्व हुआ और कैसी चीजें चलता है। सबसे पहला क्या, महाजनपद। जनपद से क्या हुआ, एम्पायर बनने स्टार्ट हो गए। एम्पायर से क्या हुआ, धीरे धीरे छोटे छोटे और ज्यादा एम्पायर बनने लगे। तो सबसे पहले महाजनपद, फिर मॉडर्न एम्पायर, फिर कुषाण एंड द गुप्ता एम्पायर। यहाँ पे क्या होता था, जितना भी फिजिकल एसेट, आयरन एसेट वगैरह था, उसके ऊपर होता था, उससे ही कंट्रोल करते थे। ये क्या पूरे मशीनरीज को कंट्रोल करने के लिए टैक्स वगैरह लगाते थे। और ये लेके ये खुद को ही क्या बोलते थे, देवपुत्र बोलते थे, क्लियर, अंडरस्टूड। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, किंगशिप कास्ट एंड क्लास। अब सेकंड पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, तब तक पढ़ो, नहीं तो मुक्का मार दूंगा।